हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप तुम सब ठीक हो। आज पोल साइंस पर एक क्वेश्चन पेपर है जिसका नाम है PPSC 104। ओके, इसे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, ये वाला पेपर होने वाला है, इसको डिस्कस करेंगे हम। दिसंबर 2023 का पेपर है ये। नोट में वही है, 2 सेक्शन है इसमें। ठीक है, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल, अटैम्प्ट एटलीस्ट 2 सेक्शन। हर सेक्शन से जो A और B है ना, उसमें से आपको क्वेश्चंस करने हैं, कंपलसरी हैं। ठीक है, 20 नंबर का हर क्वेश्चन है एंड 400 वर्ड्स में आपको करना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और हिंदी में भी है। तो मोस्टली मैं हिंदी को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ बुरा ना माने। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है, भारत में राजनीतिक दलों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राजनीतिक दल तो आपको पता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसको राजनीतिक दल बोलते हैं, जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें भारत में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनका एक इम्पोर्टेंट क्या है, स्थान है। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्थान होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो डेमोक्रेटिक हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें उसके सेंटर में होते हैं और देश की जो भी नीतियाँ हम बनाते हैं उसमें अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो पार्टीज होती है यही तो बनाती है ना। तो भारतीय राजनीति में अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दलों का अस्तित्व है जो अपनी विचारधाराओं, ठीक है, विचारधाराओं, उद्देश्यों एवं कार्यशैली, ठीक है, में अलग अलग होते हैं। मतलब हर एक पार्टी की जो है अपनी विचारधारा होती है, अपने उद्देश्य होते हैं और अपनी काम करने की कार्यशैली होती है। ठीक है, तो इन दलों में जो मेन जो है वो 3 पार्ट में विभाजित किए जा सकते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल होते हैं। फिर होता है क्षेत्रीय दल, सेकंड पार्ट क्षेत्रीय दल बोलेंगे हम उसे। और तीसरा होता है सामाजिक या आर्थिक दल। ओके, तो हम इनको एक एक करके जो है डिस्क्राइब करेंगे। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? ये वो दल होते हैं जो पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और विभिन्न राज्यों में सक्रिय रूप से, आमतौर पर जो व्यापक जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं ना, राष्ट्रीय मुद्दे, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इनका जो प्रभाव है वो पूरे देश में या पूरे देश की राजनीति पर सबसे ज़्यादा गहरा होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए जो बीजेपी है, बीजेपी का ले लो या कांग्रेस का ले लो, जो भी, फिलहाल मैं बीजेपी का बोलती हूँ। ये एक दक्षिणपंथी विचारधारा है इसकी अपनी एक, ठीक है, दक्षिणपंथी विचारधारा वाली ये पार्टी है और मतलब उसका समर्थन करते हैं ये लोग। और भारतीय राजनीति में एक मेन जो पावर होती है ना सेंट्रल में, तो वो बनकर उभरी है। तो ये एक पार्टी जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, राष्ट्रवाद, विकास, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, इन मुद्दों पर जोर देती है। तो ये इनका अपना तरीका हो गया, बीजेपी का अपना तरीका हो गया काम करने का। इनकी अपनी विचारधारा है, इनके अपने उद्देश्य हैं, इनकी अपनी कार्यशैली है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ले लेते हैं, मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या है? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धारा से निकली हुई है पार्टी है और आमतौर पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता बोलेंगे इसको, इसके सिद्धांत पर ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है CPI या CPIM, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दल जो है ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद, इनकी विचारधारा को मानते हैं। ठीक है, इनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और भारत में मजदूर और किसानों के अधिकारों की ये लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, आता है क्षेत्रीय दल। रीजनल पार्टीज बोलते हैं। ये वो दल होते हैं जो विशेष रूप से एक राज्य, ठीक है, एक राज्य या क्षेत्र, ठीक है, एक राज्य में या किसी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों और आधार का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्र तो आएगा ही।
तो यहाँ पर अपनी गतिविधियों का, ठीक है, और अपने गतिविधियों और आधार का, अपने आधार का मतलब अपना बेस बनाने का निर्माण करते हैं। ये दल जो है ना स्थानीय मुद्दों और उस क्षेत्र की सीमा समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करवाते हैं, जैसे कि भाषा, संस्कृति, शिक्षा और रोजगार। ठीक है, ये स्थानीय मुद्दे हो गए, इन पर ये लोग ध्यान केंद्रित करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक उदाहरण दूँ, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी। टीएमसी जो है वो पश्चिमी बंगाल में प्रमुख रूप से एक सक्रिय पार्टी है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये पार्टी जो वहाँ का जो राज्य है बंगाल है, वहाँ के विकास और बंगाली पहचान, ठीक है, इनके मुद्दों पर जोर देती है। ऐसे ही डीएमके है, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टी जो है ये तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन है, ठीक है, और तमिल संस्कृति जो तमिल कल्चर है, ठीक है, उसके संरक्षण की बात करती है। ओके, तो क्षेत्रीय दल में क्या क्या आ गया, ये एक राज्य क्षेत्र में अपनी गतिविधियों और अपने आधार का निर्माण करते हैं। स्थानीय मुद्दों जैसे भाषा, संस्कृति, शिक्षा, रोजगार, इन समस्याओं पर ध्यान जो है वो ध्यान आकर्षित करवाते हैं। और फिर टीएमसी, ये बंगाल की पार्टी है, पश्चिमी बंगाल की, मुख्य रूप से बंगाली पहचान और बंगाली कल्चर के मुद्दों पर बात करती है। दूसरा है डीएमके, ये क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रही हूँ मैं। ये पार्टी तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन और तमिल संस्कृति की संरक्षण की बात करती है। ओके, इसके बाद क्षेत्रीय दल में ही हम बात करेंगे एसपी, समाजवादी पार्टी। यूपी में है ये, ठीक है, यूपी में प्रमुख रूप से सक्रिय पार्टी है। ये पार्टी जो है ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है और किन के अधिकारों के लिए काम करती है, पिछड़ी जातियाँ, ठीक है, पिछड़ी जातियाँ, मुसलमान एंड फार्मर्स, ठीक है, इनके अधिकारों के लिए ये काम करते हैं। तो इन सब दलों का जो है अपना उद्देश्य जो होता है ना, वो अपने राज्य या अपने क्षेत्र में सत्ता हासिल करना होता है और ये अक्सर राष्ट्रीय गठबंधन में भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो तुम लोगों को पता होगा आजकल जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है देश में। फिर नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक दल, थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये कौन से होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक पार्टीज। ये दल विशेष वर्गों या समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए होते हैं। ठीक है, विशेष वर्ग या समुदाय, इनके हितों की रक्षा करने के लिए बने होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, आमतौर पर समाज में जो असमानता होती है, ठीक है, असमानता को ख़त्म करना और सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना, समान अवसर प्रदान करना इनका या उपलब्ध करवाना इनका उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लेंगे बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी। ओके, ये पार्टी जो है ये दलितों, आदिवासियों, ठीक है, और पिछड़ी जातियों एंड अल्पसंख्यकों, ओके, इनके अधिकारों की रक्षा करती है। और इसकी स्थापना की थी कांशीराम जी ने, ठीक है, माननीय कांशीराम। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल इसके बाद आ जाएगा आरजेडी, ये बिहार में है, बिहार में सक्रिय पार्टी है। ये भी पिछड़ी जातियों की रक्षा करने के लिए, इसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख राजनीतिक दल हो गए। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। ओके, निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों की विविधता जो है वो इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र में विभिन्न जितनी भी विचारधाराएं और मुद्दों की आवाज़ सुनी जाती है। ये दल जो होते हैं ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज की जटिलताओं को परिभाषित करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं, जागरूक करते हैं। ठीक है, और भारतीय राजनीति में इन दलों की सक्रिय भूमिका जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने में और समाज में सुधार लाने में क्या है, महत्वपूर्ण है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। सेकंड देख लेते हैं फटाफट से। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रही हूँ, तो कुछ कमेंट्स आए थे तो उन बच्चों के लिए ये। ठीक है, तो भारत में चुनाव अध्ययन पर एक नोट लिखना है। अच्छा हाँ, लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, भारत में चुनाव अध्ययनों पर एक लेख लिखना है भाई, चलो लिख लेते हैं।
सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो भूमिका में क्या स्टार्ट करेंगे आप कि भारत में चुनाव लोकतंत्र का, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि ये जनतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। जनतांत्रिक प्रक्रिया, ठीक है। और चुनावों के माध्यम से ही क्या होता है भाई, पार्टियां चुनी जाती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चुनाव के माध्यम से ही नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है, प्राप्त है। और ये प्रक्रिया देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी आकार देती है कि किस तरह का राजनीतिक माहौल होगा, किस तरह का राजनीतिक एक रियलम होगा, तो उसको भी जो चुनाव है ये प्रभावित करते हैं। तो भारतीय चुनाव में का अध्ययन जो है ना, वो केवल एक राजनीतिक मतलब पोल साइंस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये समाज, संस्कृति और लोकतंत्र की स्थिति को समझने में भी सहायक है। तो इस लेख में हम चुनाव अध्ययन के महत्व के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका भारत में चुनाव प्रणाली। भारत में, ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है, चुनाव प्रणाली। तो भारत में चुनाव एक संघीय प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। संघीय प्रणाली पर होते हैं हमारे देश में चुनाव, जिसमें अलग अलग लेवल पर चुनाव होते हैं। तो पहला होता है केंद्र सरकार का, ठीक है, केंद्र सरकार का चुनाव। भारत में आम चुनाव, जो केंद्र सरकार का जब चुनाव होता है ना, उसको आम चुनाव बोलते हैं। आम चुनाव ये हर 5 साल में होते हैं, ठीक है, 5 वर्ष में होते हैं, जिसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। ये चुनाव एक तरफा प्रणाली पर आधारित होता है, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला विजेता हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये चुनाव जो है ना, ये एक तो एक तरफा होता है। क्यों होता है एक तरफा? क्योंकि इन चुनाव में सिर्फ पब्लिक हिस्सा नहीं लेती है। इन चुनाव में जो निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, उन क्षेत्रों से जो लोग चुन कर आते हैं, एमएलए, एमपी वगैरह, ठीक है, वो लोग इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और वही लोग जो है वो जो प्रधानमंत्री हैं उनका चुनाव करते हैं। फिर है राज्य सरकार का, ठीक है, स्टेट इलेक्शन। राज्य सरकार के चुनाव में क्या होता है कि राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव होते हैं जिनमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुने जाते हैं। इनमें कौन चुने जाते हैं? राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो इस प्रकार से चुनाव जो होते हैं वो समान प्रणाली पर आधारित होते हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव, ठीक है। फिर है स्थानीय निकाय चुनाव। इसमें क्या होता है? स्थानीय निकाय चुनाव। स्थानीय निकाय चुनाव में किन के चुनाव होते हैं? पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निगम, ठीक है। और अन्य जो स्थानीय निकाय के चुनाव में जो जनता अपनी स्थानीय सरकार का चुनाव करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार का जब चुनाव होता है तो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र से जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जो सब चुने हुए होते हैं, है ना, उन्हीं सारे सदस्यों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा अधिक वोट मिल जाते हैं वही विजेता बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनका महत्व। चुनाव का महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश में चुनाव? सबसे पहला आएगा लोकतंत्र की कार्यप्रणाली कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। देखो, चुनावों के माध्यम से हम लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं, और ये चुनाव ही निर्धारित करते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कितनी प्रभावी होगी, ठीक है, और वो अपनी योजनाओं को, नीतियों को, ठीक है, कितना सफलतापूर्वक लागू कर पा रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे इसका जो लोकतंत्र की जो कार्यप्रणाली का इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसीलिए होती है ताकि जो जनता जो सरकार चुनती है ना, वो कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है, और वो कितनी अपनी जो योजनाएं बनाते हैं वो लोग उनको कितनी अच्छे से लोगों की भलाई को सोचते हैं, वो कितने मतलब एक प्रॉपर वे में उसको लागू कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड लिखेंगे आप मतदाताओं का व्यवहार।
मतदाताओं का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द वोटर्स। तो चुनाव अध्ययन जो होता है ना, वो मतदाताओं के व्यवहार को समझने में भी मदद करता है। जो इलेक्शन होते हैं ना, वो ये भी इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं, वो ये देखने के लिए कि जो लोग वोट डाल रहे हैं उनका उनका व्यवहार क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो इसमें ये देखा जाता है कि मतदाता किस तरह से अपना अपना वोट डालने का निर्णय लेते हैं। यही तो व्यवहार होता है ना इलेक्शन में, कि वो क्या वो कास्ट के क्षेत्र पर या वो जाति के आधार पर वोट दे रहा है, या धर्म, या फिर क्षेत्र, या फिर किसी भी पार्टी की विचारधारा पर आधारित होता है। तो ये चुनाव जो है इस चीज़ का भी निर्धारण करता है। फिर है पार्टी प्रणाली, पार्टी प्रणाली और गठबंधन राजनीति। इसमें क्या होता है कि भारत में चुनाव के परिणाम अक्सर गठबंधन राजनीति को उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं कि चुनावों के दौरान भी ये अध्ययन होता है या ये जाना जाता है कि कौन सी पार्टियां गठबंधन बनाती हैं और इन गठबंधनों का प्रभाव किस तरह से सरकार पर पड़ता है। गठबंधन जानते हैं ना आप लोग, गठबंधन होता है कि कई पार्टियां मिलकर जब एक दल बना लेती हैं। जैसे फ़िलहाल बीजेपी जो है वो सत्ता में है, बट कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन वो एक गठबंधन वाली पार्टी है। ठीक है, गठबंधन बीजेपी भी करती है, लेकिन जो सत्ता में आने के लिए जो बाकी पार्टियों का जिनको साथ चाहिए होता है, तो वो गठबंधन की राजनीति बोलते हैं उसको। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग या फिर और चुनावी सुधार। चुनावी सुधार ये क्या चीज़ होती है। भारत में जो है, हमारे इंडिया में चुनाव प्रक्रिया को ना पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग बोलते हैं, उसकी एक इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है। तो चुनाव आयोग जो है ना, वो चुनावों के दौरान मतदान जो वोटिंग होती है ना, उसके सही संचालन कि कहीं कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा, कहीं कोई कुछ रॉन्ग मीन्स तो यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, तो जो सही मतदान का सही संचालन को सुनिश्चित करता है। और किसी भी प्रकार की धांधली हो गया, ठीक है, या भ्रष्टाचार हो गया, इनसे बचने के लिए वो प्रयास करती है, उपाय करते हैं। तो चुनावी सुधारों के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें ईवीएम हो गया, है ना, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया, इसका उपयोग, और जो वोटर कार्ड, वोटर आईडी जो होती है लोगों की, और ऑनलाइन जो आजकल तो ऑनलाइन चुनाव भी, तो मतलब ऑनलाइन भी आप वोट दे सकते हैं। इस तरह की जो प्रक्रियाएं वो शामिल है। मतलब चुनाव को और अच्छा बनाने के लिए, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए, ये सारी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ईवीएम हो गया, ऑनलाइन वोटिंग हो गया, इन सारी जो प्रणालियों का, प्रक्रियाओं को इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम और उसके समाज पर प्रभाव। ठीक है, तो चुनाव परिणाम जो है वो भारतीय समाज पर बहुत प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं कि चुनाव के जो परिणाम होते हैं ना, इलेक्शन के जो रिजल्ट आते हैं, उसी से पता चलता है कि कौन सी राजनीतिक विचारधारा, जाति समूह या फिर वर्ग का समर्थन ज़्यादा है। वोटिंग से तो पता चलता है ना। और ये देश की सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित करता है। चुनाव के जो इलेक्शन के बाद ही सरकार की नीतियों, ठीक है, और योजनाओं का जो प्रभाव होता है वो समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। जैसे कि विकास का प्रभाव, अगर विकास होगा तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, उसका रोजगार के साधन बनेंगे या रोजगार के अवसर मिलेंगे तो पूरे समाज को उससे प्रभाव पड़ेगा। और सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय तो सबके लिए ही होना चाहिए ना। तो ये चुनाव के जो परिणाम है उनके समाज पर प्रभाव हो गए। नेक्स्ट अगर हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ये जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव में जो चुनौतियाँ होती हैं, चुनौतियाँ या समस्याएं, चुनौतियाँ भी तो आती है ना, कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे धार्मिक और जातिवाद के मुद्दे, तो चुनाव में जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण की भूमिका जो अक्सर देखने को मिलती है। इससे समाज में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। फिर चुनावी भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार, धन बल का उपयोग हो जाता है, पैसों का यूज़ करते हैं ना लोग, वोट खरीद लेते हैं। तो चुनाव के प्रचार में क्या होता है कि इतना ज़्यादा धन की क्या होती है, बर्बादी होती है। और मतदाताओं को, जो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भी धन का यूज़ किया जाता है, उनके वोट खरीद लिए जाते हैं, उनको कुछ प्रलोभन दिया जाता है। फिर नकली जो होते हैं ना, डुप्लीकेट,
वोटर आईडी बनवा देना। तो कई बार ना चुनाव जो है वो धोखाधड़ी जैसे जो डुप्लीकेट वोटर आईडी हो गया, डुप्लीकेट वोटर आईडी, ठीक है, और जो मतदाताओं को डराना धमकाना या फिर गलत मतदान करवाना, किसी और का मतदान किसी और से करवा देना, ये सारी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखते हैं ना। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इंडिया में जो चुनावों का अध्ययन है ना वो लोकतंत्र की जटिलताओं, क्योंकि जटिलताएं भी हैं इसमें, आसान तो है नहीं, और उसकी चुनौतियों को समझने में हेल्प करता है। और ये न केवल एक चुनाव प्रक्रिया की जो पारदर्शी, ठीक है, क्रिस्टल और निष्पक्षता की ओर ही इशारा करता है, बल्कि समाज की ना मानसिकता को भी दिखाता है। राजनीतिक परिपक्वता मतलब लोग राजनीतिक दृष्टि से कितने मैच्योर हैं, और राष्ट्रीय पहचान को भी दिखाता है। राष्ट्रीय पहचान क्या होती है? लोगों का बिहेवियर जानना कि हमारा जो देश है एक्चुअली उसके अंदर जो लोग हैं रहते हैं वो किस तरह की, उनकी क्या इंटरेस्ट है, मतलब क्या किस तरह की वो लोग सरकार चाहते हैं, किस तरह से वो लोग चुनाव करते हैं, किस तरह से वो अपना वोट देते हैं, क्या उनके आधार होते हैं वोट देने के, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बार चुनावी सुधारों की आवश्यकता और चुनावों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा, जिससे ये भी तो डिसाइड हो जाएगा ना कि चुनाव प्रक्रिया एक जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, हमारा सच्चा लोकतंत्र का एक आदान प्रदान बनी रहे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड है हमारा, निर्जातीयता को परिभाषित कीजिए, चुनावी राजनीति पर इसके क्या प्रभाव होते हैं। निर्जातीयता, एथनिसिटी, ठीक है, ये जो होते हैं ना एथनिसिटी, इसका अर्थ होता है किसी विशेष जातीय समूह या समुदाय की क्या सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक एंड ऐतिहासिक, और एक और वर्ड लिख देते हैं भौगोलिक पहचान से जुड़ा होता है। ये किसी समुदाय के अंदर ना साझा की गई परंपराएं जैसे कि रिवाज, भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर एक समूह की विशिष्टता किसी एक पर्टिकुलर समूह की विशिष्टता को परिभाषित करता है। तो जो ये निर्जातीयता होती है ना, इसके अंतर्गत क्या लक्षण आते हैं जो एक समाज या समूह को दूसरों से अलग पहचान देते हैं, जैसे उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, उनकी भाषाई विशेषता क्या है, ठीक है, उनकी जातीय पहचान क्या है, एंड सांस्कृतिक धरोहर उनकी क्या है, मतलब उनका क्या खास है, उस बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो निर्जातीयता का सिद्धांत ये भी बताता है कि विभिन्न जाति समूह के जो लोग होते हैं वो एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ओके। और ये उन्हें एक ना निश्चित मतलब एक पहचान प्रदान करता है, आप ये कह सकते हैं, उनकी एक पहचान बन जाता है। तो निर्जातीयता को पहचानने के लिए इन सामूहिक लक्षणों के अलावा, ये सामूहिक लक्षण ही हुए, इन समूह का ना आपस में मेल जोल, सामाजिक संरचना, ठीक है, और उन पर पड़ने वाले प्रभावों को बाहरी कारकों में भी इनका महत्व होता है। तो इसके जो राजनीति पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे कि जो भारत है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में निर्जातीयता, ठीक है, का जो चुनावी राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो निर्जातीय पहचान को आधार बनाकर कोई भी चुनावी जो राजनीति में कई बार जातीय और सांस्कृतिक क्या होता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, ठीक है। इसी के बेस पर ध्रुवीकरण होता है जो चुनावी परिणाम को, जो इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं ना, उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं बुरी तरह से, ठीक है। तो निर्जातीयता चुनावी राजनीति में आप अलग अलग तरीक़ों से ये प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, जातिवाद और वोट बैंक की नीति, जातिवाद और वोट बैंक की नीति। इसमें क्या होता है, भारतीय राजनीति में क्या होता है, जातिवाद का असर विशेष रूप से चुनाव में देखा जाता है। लोग अपनी जाति वाले लोगों को ही वोट देना पसंद करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो विभिन्न जातीय और निर्जातीय समूह जो होते हैं वो अक्सर अपने अपने हितों के लिए चुनावी निर्णय लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, जिस भी दल के साथ या किसी पार्टी के साथ या किसी समूह के साथ, तो वो उन्हीं को अपना वोट देना प्रेफर करते हैं। इसी कारण जो राजनीतिक दलों को जो चुनावी प्रचार में अपनी रणनीतियाँ इस तरह से बनानी पड़ती हैं कि कोई विशेष जाति या जातीय समूह के वोटों को वो क्या कर सके, आकर्षित कर सके।
इसीलिए तो चुनाव प्रचार किए जाते हैं ना। जैसे किन लोगों का वोट, दलितों को, ओबीसी, आदिवासी, ठीक है, मुस्लिम वोट हो गए। तो इन लोगों के वोट जो जो एक मुस्लिम, ये सारे जो वोट बैंक, इन्हीं को वोट बैंक बोलते हैं। इसको इम्प्रेस करने के लिए कई दल जो हैं वो अलग अलग योजनाएं और घोषणाएं करते रहते हैं ताकि इनका वोट उन्हें इजीली मिल सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टीज ने मेनली क्या होता है ना कि पिछड़ी जातियों और अन्य जो जातीय समूह को, उनका मतलब मेन जो टारगेट होता है वो वही होता है, जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं या फिर अन्य जातियाँ होती हैं। ऐसे ही भाजपा ने क्या किया कि हिंदू वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर अपने सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधाराओं के प्रचार के माध्यम से, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति। ध्रुवीकरण भी आप समझ गए होंगे, सांप्रदायिक राजनीति भी आप समझ गए होंगे देख कर ही। तो जातीय पहचान के आधार पर ना अक्सर जो चुनाव होते हैं ना उनके दौरान सामाजिक ध्रुवीकरण और राज की ना एक ऐसी हालात बन जाते हैं कि सामाजिक ध्रुवीकरण की मतलब नौबत आ जाती है। तो उदाहरण के लिए जैसे कुछ चुनावी अभियानों में जैसे एक जाति या समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, करते भी हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि जो चुनावी क्षेत्र में जातीय और सांप्रदायिक, ठीक है, संघर्ष, सांप्रदायिक के बीच क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, ठीक है। और ये मतदाताओं को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो जाति या फिर धर्म के आधार पर ही क्या करते हैं, वोट दे देते हैं, इसके बजाय कि वे उस उम्मीदवार के बारे में जानें, उसकी नीतियों को प्राथमिकता दें या फिर उस इंसान की क्वालिफिकेशन जाने वो वोट देने के लायक है या नहीं है। लोगों का ध्यान किधर चला जाता है। जब एक कास्ट का या एक धर्म के जो दो लोगों को आमने सामने खड़ा किया जाता है ना चुनाव में, उनके बीच जो संघर्ष होता है, तो उसके आधार पर रिजल्ट क्या निकलता है कि लोग ना दोनों चीज़ों को छोड़कर सिर्फ धर्म के आधार पर वोट देना प्रेफर करते हैं या अपनी अपनी जाति के आधार पर, ठीक है, कि उनकी जाति का आदमी अगर खड़ा हुआ है तो वो उसी को वोट देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि जो सामने इंसान है वो इस लायक है या नहीं कि उसको वोट दिया जाए, क्योंकि वोट एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती आपका अधिकार होता है। लेकिन लोग इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि एक तरह से इस तरह से जाल बिछा दिया जाता है कि उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है ना, जो सोचने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाती है, वो रुक जाती है। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्थानीय और क्षेत्रीय दलों की वृद्धि। स्थानीय, ठीक है, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें वृद्धि, बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। जब राजनीतिक दल जो होते हैं ना, जब ये निर्जातीयता और सांस्कृतिक पहचान को जब आधार बनाकर किसी चुनाव का अभियान को चलाते हैं या किसी चुनावी प्रचार करते हैं, तो इससे जो क्षेत्रीय होते हैं ना, क्षेत्रीय दल, इनको ताकत मिलती है। कैसे मिलती है? फॉर एग्जांपल जैसे तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में जो अपनी जो बंगाली आइडेंटिटी है उसको उभारने का प्रयास करती है, जबकि जो डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिल पहचान को बढ़ावा देती है, ठीक है, ये बंगाली को, ये तमिल को। तो ये दल जो है ना, ये न केवल राज्य में जातीय या सांस्कृतिक पहचान को एक सेंट्रल मुद्दा बनाते हैं, बल्कि इस पहचान को लेकर चुनाव अभियान भी चलाते हैं। अब चुनावी प्रणाली में या चुनावी रणनीति में निर्जातीयता का उपयोग कैसे करते हैं लोग? तो चुनावी राजनीति में ना कई बार निर्जातीयता का पहचान का प्रयोग, मतलब एक, ठीक है, तो एक रणनीति के रूप में इसका यूज़ होता है। कैसे होता है? जैसे राजनीतिक दल, खासकर जो स्थानीय स्तर पर होते हैं राजनीतिक दल ना, ये सुनिश्चित करते हैं वो कि उनके उम्मीदवार जो होते हैं ना, वो उस जातीय समूह से संबंधित हो जिससे उनका समर्थन अपेक्षित। मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो मोस्टली उस उम्मीदवार को अपनी पार्टी से खड़ा करने की सोचते हैं या चाहते हैं जिससे कि किसी पर्टिकुलर जाति समूह से वो संबंधित हो, और जिस जातीय समूह से संबंधित होगा उन्हीं लोगों का उसे समर्थन मिलेगा। तो इससे चुनाव जो समर्थन हासिल करने में मदद मिलती है। खासकर जो चुनाव में मतदान जो है वो प्रतिशत जो है क्या बढ़ाने के प्रयास होते हैं, ठीक है। चुनाव में जो जितना परसेंट वोटों का जो परसेंटेज होता है उसको बढ़ाने का ये सारी चीज़ें जो है एक प्रयास होता है। फिर सामाजिक तनाव हो जाता है, सामाजिक तनाव या हिंसा, ठीक है।
तो इसमें जब निर्जातीयता चुनावी राजनीति का एक जब प्रमुख कारक बनती है तो इस समाज में असंतुलन और तनाव पैदा कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो विभिन्न जातीय और सांप्रदायिक समूह के बीच जब कोई संघर्ष होता है ना और हिंसा की घटनाएं होती हैं, जो न केवल चुनावी जो परिणाम होते हैं, इलेक्शन जो रिजल्ट को प्रभावित करती है, बल्कि देश के जो सामाजिक जो ताना बाना होता है ना उसको भी कमज़ोर कर देती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो इस तरह की जैसी जो चीज़ें होती हैं निर्जातीयता का यूज़ करके जब चुनाव में इस तरह का कास्टिज्म या फिर धर्म के आधार पर वोट डाली जा रही है या किसी तरह से वोटों की मतलब खरीद फरोख्त हो रही है, तो उसमें जो सामाजिक तनाव और हिंसा तो देखो फिर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। ओके, इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शॉर्ट नोट है। निम्नलिखित पर 200 शब्दों में प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्तता के संवैधानिक प्रावधान और उल्फा। तो पहले ये वाला करेंगे हम। ठीक है, तो देखो भारत के जो संविधान में क्या है कि जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है, ये क्षेत्रीय स्वायत्तता या फिर राज्य की स्वायत्तता फ्रीडम, इसके संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख मुख्यतः कहाँ पर होता है? राज्य पुनर्गठन के लिए होता है, राज्य पुनर्गठन, या फिर केंद्र राज्य संबंध हो गए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ओके, और विशेष क्षेत्रीय वाले जो विशेष श्रेणियों वाले एक्चुअली इन क्षेत्रों में इनका यूज़ किया जाता है। भारतीय संविधान ने राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है कि ताकि वो अपनी संस्कृति, भाषा, ठीक है, और सामाजिक विशेषता, किसी भी क्षेत्र की जो भाषा, संस्कृति और सामाजिक विशेषता के आधार पर अपने क्षेत्रीय मुद्दों का, जो उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनका समाधान कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संविधान के अनुच्छेद 371, इसको ध्यान से सुन लेना, और उससे संबंधित प्रावधान विशेष रूप से क्या होता है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता, ठीक है, से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 371A है, ठीक है, उसमें नागालैंड राज्य के लिए क्या है? विशेष प्रावधान है नागालैंड के लिए। ठीक है, विशेष प्रावधान दिए हुए जो राज्य की स्वायत्तता की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसीलिए तो प्रावधान दिया हुआ है ना, और ये सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, नागालैंड के मूल निवासी, अपनी संस्कृति, परंपराएं और कानून, इनके आधार पर प्रशासनिक फैसले ले सके। ऐसे ही 371G ये मिजोरम के लिए है। ठीक है, मिजोरम के लिए, राज्य के लिए लागू है, जो राज्य की वही सेम विशेष परिस्थितियों और वहाँ की जो स्थानीय स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं? विशेष प्रावधान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य में जो विशेष जो क्षेत्रीय क्या प्रतिनिधित्व और कुछ राज्यों के लिए आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्तता पर भी, उस पर भी कुछ प्रावधान बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 244(2), ठीक है, ये जो आदिवासी क्षेत्रों में ना जो स्थानीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है। स्थानीय स्वायत्तता मतलब स्थानीय फ्रीडम को, या वहाँ अपने हिसाब से काम करने को, या अपने हिसाब से जो भी वो लोग एक तरह का अधिकार होता है। तो ये प्रावधान जो होता है ना मुख्यतः कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी राज्यों, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और आदिवासी बहुल क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट और दूसरा जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी लोग ज़्यादातर बहुतायत में होते हैं ना, उन क्षेत्रों के लिए है। और यहाँ पर जो है स्वायत्तता और जो स्थानीय प्रशासन में जो स्थानीय लोगों का अधिक हस्तक्षेप रहता है, स्थानीय प्रशासन में जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं ना, उन्हीं का हस्तक्षेप रहता है, वही उस चीज़ को संभालते हैं, वहाँ की जो भी कार्यकारी प्रणाली होती है। हालांकि इन प्रावधानों के बावजूद भी संविधान में क्षेत्रीय स्वायत्तता को जो है, ये जो है क्षेत्रीय स्वायत्तता को राज्य की संप्रभुता के तहत संरक्षित रखा गया है, और केंद्र सरकार को ना कुछ मामलों में, जो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। ठीक है, सेकंड है उल्फा। उल्फा क्या होता है कि उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, तो ये जो उल्फा है ना, इसी असम राज्य का एक उग्रवादी संगठन है। उग्रवादी संगठन कहाँ का है? असम का। ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है। मतलब जो असम में किस लिए संघर्ष कर रहा है? अपनी
फ्रीडम के लिए और अपनी स्वायत्तता के लिए, ठीक है, संघर्ष कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? असम को भारतीय संघ से अलग करना, ये इनका उद्देश्य है, ठीक है। और अलग करके क्या करना है? एक स्वतंत्र असम राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र असम, इसकी स्थापना करना है। तो उल्फा का गठन ना असम के जो अनसेटिस्फाइड जो यूथ था, ठीक है, उन्होंने किया था। जो वो क्यों किया था? क्योंकि वो जो यूथ था वो ये महसूस करते थे कि जो असम की जो संस्कृति है और जो उनके जो आर्थिक हित हैं, जिनकी पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, उनकी क्या हो रही थी? उपेक्षा हो रही थी। उनको ये महसूस होता था यूथ को कि असम की संस्कृति और आर्थिक हितों की उपेक्षा हो रही है। और असम के संसाधनों का, संसाधन क्या होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, उनका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। ये मानते थे, इस चीज़ को महसूस करते थे। जो उल्फा है, ये जो है, इनकी मुख्य विचारधारा क्या की? एक तो असमिया पहचान, ठीक है, असमिया पहचान, असम की अपनी एक पहचान हो और असम के संसाधनों पर असमिया लोगों का ही अधिकार हो, इस चीज़ की रक्षा करने के मतलब केंद्रित था उनकी विचारधारा। तो इस संगठन ने ना हथियारों का उपयोग किया और कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भारतीय सुरक्षा बल, इन सब के खिलाफ क्या की? हिंसक गतिविधियाँ करी, क्योंकि जब अधिकारों की लड़ाई होती है तो गतिविधियाँ तो हिंसक भी होंगी, अहिंसक भी होंगी। तो उल्फा ने क्या किया कि असम के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय सेना और जो अदर जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी उनके खिलाफ क्या किया? आतंकवादी हमलों की योजना बनाई, ठीक है। उसके बाद उल्फा का प्रभाव विशेष रूप से जो 1980 के दशक में ज़्यादा बढ़ गया था, जब असम में उग्रवाद का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया था। संगठन का ये आरोप था कि असम में जो बाहरी लोग हैं, विशेष रूप से कौन? बांग्लादेशी घुसपैठिए। ऐसा माना जाता था कि उस टाइम बांग्लादेशी घुसपैठियों की ना जो है बाहरी लोगों का जो एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से असमिया जो संस्कृति थी, असम की अपनी जो पहचान थी, उसको खतरा महसूस होने लगा था। फिर इसके बाद जैसे कि हालांकि उल्फा के नेतृत्व में विभाजन, वो जो अंतर्विरोध थे, उनके कारण ये संगठन जो है ना कई वर्षों तक एक तो कमज़ोर पड़ा रहा, क्योंकि इनके जो इस संगठन के अंदर ही लोगों की आपस में एकता नहीं बन पाई थी, तो जिससे कि ये कमज़ोर पड़ गया था। फिर भी असम में इसके प्रभाव को ना हम मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके जो मेन जो सदस्य थे, अब मुख्य धारा में आने के लिए, मतलब इस चीज़ को फिर से एक इम्पोर्टेंस देने के लिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो शांति वार्ता में ये लोग शामिल हो रहे हैं। और कई मामलों में उल्फा ने मतलब हथियार भी डाल दिए हैं, पीछे हट गए हैं वो आतंकवादी गतिविधियों के इनकी वजह से। फिर भी असम में इस संगठन का अपना एक प्रभाव है और इसके कारण जो होने वाली हिंसा जो है वो आज भी एक संवेदनशील राजनीतिक क्या बनी हुई है? मुद्दा बनी हुई है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये दोनों हो गए। आज मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं ना कुछ वो जो आरफा खानम शेरवानी है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा उसका टच आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर अच्छा लग रहा है। चलिए सेकंड पार्ट में आ गए। उत्तर पूर्व भारत में विद्रोह के लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। चलिए कर लेते हैं सूचीबद्ध। तो इसमें आप लिखेंगे कि उत्तर पूर्व जो है वो भारत का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और भौगोलिक दृष्टि से क्या है? विविधता से भरा हुआ एक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग राज्यों और जनजातियों ने टाइम टाइम पर भारतीय राज्य और उसके जो केंद्रीय शासन हैं उसके खिलाफ विद्रोह किया है, ठीक है। इन विद्रोह के कई कारण रहे हैं, मतलब वो विद्रोह क्यों हुए थे उसके कुछ रीज़न भी रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, अस्मिता, अपनी पहचान, संसाधन, ठीक है, और संसाधनों का शोषण लिख देती हूँ। ये रीज़न रहे हैं विद्रोह के। और बाहरी घुसपैठ,
और असमिया या फिर अन्य क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष शामिल है। ओके, तो उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह के लक्षणों को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम क्षेत्रीय अस्मिता और आप लिख सकते हैं कि पहचान का संकट। ठीक है, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है उन राज्यों में विद्रोह का एक मुख्य कारण था स्थानीय पहचान और उसकी रक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखना, ये रहा मेन। तो जितनी भी अलग अलग जो जनजाति और भाषाई समूह ने ये महसूस किया है कि जो बाहरी राज्य हैं और उनके प्रशासनिक हस्तक्षेप से उनकी जो पारंपरिक संस्कृति, जिसकी वो परंपरा, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपराएं होती है, ठीक है, जिसका वो पालन करते हैं, भाषा हो गई, रीति रिवाज हो गए उनके, ठीक है, रीति रिवाज, इनको क्या था, खतरा उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, विशेष रूप से जो आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इस तो यहाँ पर इनकी जो चिंताएं थी जो वो इम्पोर्टेंट रही। और फॉर एग्जांपल जैसे उल्फा था, ठीक है, और नागाई इंसर्जेंसी का उद्देश्य क्या था, आसाम और नागालैंड की स्वायत्तता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करना, यही था ना। हम विद्रोह के लक्षणों की बात कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व में भारत में विद्रोह के लक्षण, रीजन क्या थे जो विद्रोह होते रहते थे। एक हमने किया क्षेत्रीय अस्मिता और पहचान का संकट, दूसरा था संसाधनों का शोषण, इसमें लिखेंगे कि आप उत्तर पूर्व भारत की जो भूमि है वो खनिज संसाधन, खनिजों से भरी हुई है, जल स्रोत और जैव विविधता से भरी हुई है, ठीक है, भरपूर मात्रा में। तो इन संसाधनों का जो शोषण करने वाली बाहरी कंपनियों और सरकारी योजनाओं के खिलाफ विद्रोह की एक लहर आ गई थी। मतलब इनका संसाधनों का मिसयूज कौन कर रहा था, बाहरी कंपनियां, ठीक है, और सरकार या सरकारी योजनाएं, ठीक है, इनकी वजह से जो है संसाधनों का मिसयूज हो रहा था और इसी की वजह से विद्रोह की जो है एक कारण बना। तो स्थानीय लोग ये महसूस करते थे कि जो केंद्र सरकार और बड़े औद्योगिक जो समूह हैं वो इन संसाधनों का फ़ायदा उठा रहे हैं, बट जो स्थानीय लोग थे उनको इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। कि ठीक है, ये लोग फ़ायदा तो उठा रहे थे इन चीज़ों का, बट जो स्थानीय लोग थे, जो गरीब लोग थे, आदिवासी थे, उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इस शोषण का विरोध जो है विद्रोह की एक प्रमुख वजह बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा असम में जो तेल और गैस उद्योग, ठीक है, और जो नागालैंड में क्या थे, खनिज संसाधन आई मीन, ठीक है, उसके लिए विरोध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा राजनीतिक असंतोष और जो केंद्रीय सरकार के खिलाफ आक्रोश। मतलब जो जनता थी, जो उत्तर पूर्व की जो जनता थी, उनमें एक राजनीतिक असंतोष तो आ ही गया था। वो राजनीतिक दृष्टि से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था और जो केंद्र सरकार थी उनके खिलाफ भी उनके मन में गुस्सा था। क्यों था? क्योंकि जो केंद्र शासन के प्रति एक असंतोष उनमें आ गया था, उसे एक बाहरी प्राधिकरण के रूप में मतलब देखा जाता था उसको। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि राजनीतिक असंतोष जो था वो एक मेन कारण था कि केंद्र सरकार द्वारा जो नीतियाँ लागू की गई थी, जो योजनाएं लागू की गई थी, उनको अक्सर जो नीतियाँ जो सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लागू की, जो नई नीतियाँ और जो योजनाओं को अक्सर स्थानीय ज़रूरतों और संवेदन के अनुकूल नहीं माना जाता था। मतलब जो सरकार जहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में जो योजनाएं लागू कर रही थी या जो वहाँ के लोगों के लिए जो भी नई ज़रूरतें या फिर जो नीतियाँ बना रही थी, वो वहाँ के लोगों को अनुकूल नहीं लग रही थी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, जो विद्रोही संगठन थे उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए क्या किया, संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। नागा इंसर्जेंसी और मिजो नेशनल फ्रंट जो है, इन जैसे आंदोलनों का दृष्टिकोण एक स्पष्ट उदाहरण है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर होता क्या था, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। फोर्थ पॉइंट है आपका, आप ले सकते हो बाहरी घुसपैठ, ठीक है, बाहरी घुसपैठ। तो उत्तर पूर्व भारत में क्या है, बाहरी घुसपैठ एक और मेन रीज़न था इन विद्रोहों के लिए, ठीक है। विशेष रूप से कौन थे, जो बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुस्लिम घुसपैठ का विरोध, असम में उल्फा, ठीक है,
उल्फा और असम में के जो नागरिकों द्वारा किया गया था। बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध किया गया था। तो स्थानीय लोगों को ये लगने लगा था कि जो बाहरी घुसपैठिए हैं उनके कारण उनकी संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो है वो कमज़ोर हो रही है। ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या असंतुलन, ठीक है, इसके कारण भी स्थानीय समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। 5th पॉइंट आप लिखेंगे सैन्य कार्यवाही कि सेना का किस तरह से, सेना ने क्या किया वहाँ पर, या फिर विद्रोह का दमन। सेना तो दमन ही करती है ना। कि जो केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया, सैन्य कार्यवाही की, जिसके परिणाम स्वरूप इन आंदोलनों में क्या आई, उग्रता आ गई, मतलब और तेज हो गया आंदोलन। विशेष रूप से जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये इन कानूनों के लागू होने के कारण नागरिक अधिकारों का क्या हुआ, उल्लंघन होने लगा। और जो स्थानीय लोगों में सरकारी जो नीतियाँ थी, जो सरकार जो नीतियाँ बना रही थी, उनके खिलाफ अविश्वास बढ़ा। ठीक है। और इसने विद्रोहियों के बीच क्या किया, केंद्र सरकार के वो खिलाफ हो गए, उनके अंदर आक्रोश आ गया और जिससे संघर्ष जो है और भी लंबा हो गया। ठीक है। 6 पॉइंट आ जाएगा राजनीतिक समाधान की कमी, कि राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक आधार पर कोई समाधान नहीं हुआ। उत्तर पूर्व भारत में लंबे समय से जो विद्रोह चले आ रहे थे उनमें एक कारण ये भी था कि जिन क्षेत्रों के लिए जो संवैधानिक और राजनीतिक समाधान कोई नहीं निकाला जा रहा था। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपस में समझौते करने की कोशिश की, बट जो रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और असम और जो अदर राज्य थे उनमें जो असंतोष था वो उन्होंने इस आंदोलन को और भी ज़्यादा उग्र बना दिया था। ठीक है। फिर निष्कर्ष आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन पर एक लेख लिखना है। तो भारत में भाषाई पुनर्गठन जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, ये मान के चलो, जिसने क्या किया, देश की राजनीति, ठीक है, समाज और संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित किया। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो विविधता होती है ना, उसमें विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, ठीक है, वर्ड्स लगभग सारे मिलते जुलते हैं और जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रही हूँ मैं। और फ्रीडम के बाद क्या हुआ, जब भारत ने संघीय ढांचे को अपनाया ना, संघीय ढांचे को अपनाया था, तो उसमें हुआ क्या, जो राज्यों के पुनर्गठन का सवाल जो है वो उठने लगा था। तो राज्यों का जो भाषाई पुनर्गठन था वो 1950 और 1960, ठीक है, के दशकों में इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुए उनका कारण बना। और ये भारत की राजनीति और प्रशासनिक संरचना में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्या, जो भाषाई पुनर्गठन हुआ था वो। इसमें आप लिखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भाषाई पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत में राज्य पुनर्गठन की आवश्यकता जो विशेष रूप से भाषाई आधार पर पड़ी, भाषाई आधार था उसका। ठीक है। क्योंकि विभिन्न भाषाई समूहों का ये मानना था कि उनकी जो संस्कृति और जो भाषाई अस्तित्व है उनके राज्य के जो आकार और प्रशासनिक प्रणाली से क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। फिर आप बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो राज्यों की सीमाएं थी वो केवल प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर तय की गई थी, ना कि भाषाई या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर। मतलब जब ब्रिटिश शासन था, ठीक है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान क्या हुआ था कि जो स्टेट बाउंड्रीज थी, जो राज्य की सीमाएं थी, वो केवल ना प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर तय की गई थी। ठीक है। उनका कोई भाषाई आधार या फिर कोई सांस्कृतिक समानता के आधार पर नहीं किया गया था। ओके। तो इसके परिणाम स्वरूप जितने भी अलग अलग भाषाई समूह को अपनी भाषा संस्कृति की पहचान की रक्षा करने में क्या हुआ, कठिनाई उत्पन्न होने लगी। ओके। फिर आप इसमें बताएंगे फिरोजपुर आयोग, जो मेन आयोग थे ना, मैं वो बता देती हूँ। फिरोजपुर आयोग, ठीक है, और भाषाई पुनर्गठन की आवश्यकता। क्यों पड़ी। ठीक है। तो भारत में भाषाई आधार पर
लैंग्वेज के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? फिरोजपुर आयोग से हुई, जिसे 1948 में स्थापित किया गया। इस आयोग का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि राज्यों की जो प्रशासनिक सीमाओं को पुनः स्थापित करना। हालांकि ये जो आयोग था ये भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के खिलाफ था, बट स्टिल समय के साथ साथ ये सवाल भी उठता रहा, या लोगों की तरफ से ये क्वेरीज आती रही कि क्या जो राज्यों की सीमाएं हैं वो भाषाई या फिर सांस्कृतिक जो समानताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, सिंह आयोग। ठीक है, सिंह आयोग और भाषाई पुनर्गठन। ठीक है, तो इसमें आप लिख देना कि भारत में जो भाषाई पुनर्गठन केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का ही हिस्सा नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक समानताओं को ध्यान में रखकर की गई एक ऐतिहासिक पहल थी। ओके, इस पुनर्गठन ने क्या किया कि विभिन्न भाषाई समुदायों को उनके सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का सम्मान देने का प्रयास किया। ठीक है, बट हुआ क्या, इसके साथ साथ कई और नए संघर्षों का भी स्टार्टिंग हो गई, जन्म दे दिया। बावजूद इसके भारतीय राज्यों का जो भाषाई पुनर्गठन था, ठीक है, वो भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो 1956 के तहत भारत में कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों की सीमाओं को भाषा, संस्कृति की प्रशासनिक कार्य प्रणाली के आधार पर पुनर्गठित किया गया। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश को पहले राज्यों के जो सम्मेलन से जो अलग किया गया था और तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भाषा को मुख्य आधार बनाया गया था। ऐसे ही तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और जो अदर राज्यों के गठन में भी भाषाई आधार को प्रमुख रूप से अलग रखा गया। फिर भाषाई और सामाजिक समानताओं को ध्यान में रखकर की गई एक ऐतिहासिक पहल तो थी ही, और इस पुनर्गठन ने क्या किया कि जो जितने भी विभिन्न भाषाई समुदाय को उनके सांस्कृतिक भाषाई अधिकारों का सम्मान देने का प्रयास किया। ठीक है, ओके, चलो ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि आप ये लिख सकते हो कि भारत अपनी विविधता में एकता को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। ओके, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चलिए ये कर लेते हैं हम, इसको आप अपने हिसाब से करना। ठीक है, क्षेत्रीय दल मैं बता चुकी हूँ और ये आप खुद कर लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो भारत में राजनीति में जाति की भूमिका, देखो भारत की जो सामाजिक संरचना में जाति ने प्राचीन काल से ही एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो बनाया। तो स्वतंत्रता के बाद ऐसी धारणा बन रही थी कि जो पाश्चात्य या वेस्टर्न लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होने से भारत में जातिवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में जाति का महत्व निरंतर बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं जाति की अवधारणा क्या होती है। आप लिखेंगे जाति की अवधारणा। ठीक है, जाति ना एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो मनुष्यों को असमान बना दिया जाता है, असमान, जिसमें समानता नहीं होती, जिसका आधार क्या होता है? धन दौलत नहीं होती, बल्कि जन्म होता है। जन्म के आधार पर कौन किस कास्ट में पैदा हुआ, छोटी बड़ी इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो हमारी जो राजनीति है उसमें जाति का क्या महत्व है? तो इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में राजनीति और जातीय गतिशीलता। ठीक है, राजनीतिक एवं जातीय गतिशीलता। ठीक है, इस पॉइंट में लिख देना कि अनेक जातियों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए राजनीति का सहारा लिया। राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, विधायिका में प्रतिनिधित्व लेने के लिए, सरकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए जाति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 1937 का एक एग्जाम्पल दे देना आप। 1937 में क्या हुआ था? अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अधिकतर जो टिकट थे वो महारों को दिए गए।
तब से रिपब्लिक पार्टी और महाराव ने स्वयं को महाराष्ट्र की राजनीति में एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। फिर राजनीति व जाति का आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राजनीति व जाति का अंतर संबंध कि ये किस तरह से आपस में संबंधित है। ठीक है, उसमें लिख देना कि लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल जो है वो जाति के संगठन के माध्यम से अपना आधार जो है वो मजबूत बनाते हैं। तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सिद्धांत या जातिवाद की आलोचना करते हैं, परंतु जातीय ध्रुवीकरण के द्वारा सत्ता प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। तो राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों का जो चयन भी होता है वो जातीय मापदंडों पर ही होता है। जैसे कि मैं पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। 1950 के दशक में जब भारत की राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांश नेता के थे शहरी थे, ऊंची जाति के थे, और जो लो एजुकेशन जिन्होंने ली हुई थी, कानून की शिक्षा प्राप्त थे और विदेशों से ट्रेंड होकर आए थे, मतलब पढ़े लिखे थे। ठीक है, फिर जाति मतदान, मैं पॉइंट लिख देती। तो इस पॉइंट में आप लिखेंगे जाति मतदान का व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में भी यूज़ किया। तो भारतीय परंपरा में क्या था कि जाति चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जहाँ जाति का राजनीतिकरण इस हद तक हो गया है कि जाति कास्ट के बगैर ना मतलब मतदान व्यवहार का विश्लेषण ही असंभव सा हो गया। भारतीय जनता क्या करती है, जाति के आधार पर संगठित होती है और जाति के आधार पर ही वोट डालती है। भारत में जो जाति समुदाय है वो एक महत्वपूर्ण चुनावी उत्पाद है जो एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, हरियाणा, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट हैं, राजस्थान जैसे राज्यों की जो राजनीति का अध्ययन है ना वो बिना जातिगत मत इस समीकरण के हो ही नहीं सकता। फिर आप लिखेंगे जातीय जो वोट बैंक है, इसमें क्या है कि आर्थिक जो अवसर होते हैं ना, प्रशासनिक संरक्षण और जो जितने भी नए नए जो नेतृत्व आते हैं राजनीति में वो जातियों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित कैसे करेंगे, किसी भी चुनाव में, जैसे राजनीतिक दल किसी चुनाव क्षेत्र या फिर राज्य में जो जाति समीकरण को ध्यान में रखकर ही चुनावी रणनीति तैयार करता है। कैसे करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी को खड़ा करना है तो वो जो राजनीतिक जो एक वोट बैंक होता है ना वो उन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं जिस कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा होती है, और या फिर किस तरह से जातीय वोट बैंक को वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मुस्लिम और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अगर एग्जांपल देना चाहो आप, जैसे 1970 और 80 के दशक में गुजरात में जो एक प्रभावशाली कुछ दल रहे हैं, यूपी बिहार में जो है निम्न मध्यम जातियों का उभार रहा था, बिहार में जहाँ लालू प्रसाद यादव ने, ये मैं 1980 ठीक है और 90s की बात कर रही हूँ कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। ठीक है, और फिर यूपी में भी जैसे मध्य जाति की राजनीति द्वारा अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत इनको लामबंद करने की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिख देंगे निष्कर्ष। ये मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि इस प्रकार जाति जो है भारतीय राजनीति में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और उल्लेखनीय ये भी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप जाति के आधार पर किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ का निर्माण अगर जाति के आधार पर करोगे तो उसमें दरार आएगी और वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। परंतु अभी क्या चल रहा है, भारत में ना केवल जातियों का एक तरह से राजनीतिकरण हो गया बल्कि राजनीति का भी जातीकरण हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आज का पेपर हो गया है। ठीक है, कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।